करेंगे पिलर्स ऑफ ओप्स। ये आपका जो सी शार्प पे आप कोई सी भी लैंग्वेज उठा लें, हर लैंग्वेज में ओप्स का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। तो ये आपको बेसिक पता होना ही चाहिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ओप्स आपको पता होना चाहिए। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पिलर ओप्स पे। वैसे आप पिलर ऑफ ओप्स 4 होते हैं: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम इन चारों को देखेंगे। तो नेक्स्ट पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, एनकैप्सुलेशन होता क्या। ओके, एनकैप्सुलेशन स्टार्ट करते हैं विद कोडिंग देखेंगे। कोडिंग हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। चारों बताने के बाद मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद कोडिंग दिखाऊंगा कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एनकैप्सुलेशन होता क्या है। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डाटा को हाइड करना, मीन्स स्ट्रक्टेबिलिटी लगाना। मीन्स डाटा को एक किसी बंडल में, बंडलिंग के फॉर्म में, एक एनकैप्सुलेशन के फॉर्म में एनकैप्सुलेट कर देना डाटा। मीन्स सामने वाला डाटा को देख ना पाए। ओके, मीन्स यहाँ लिखा है ऐसे: एनकैप्सुलेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ बंडलिंग द डाटा and methods that operate on that data into a single unit। मीन्स डाटा और मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में बंडल कर देना, सिंगल यूनिट में एनकैप्सुलेट कर देना, दैट इज द एनकैप्सुलेशन। ओके, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका प्रोटेक्टिंग स्टेट। लाइक यू कैन, जैसे मैंने एक मेथड क्रिएट किया, अब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्टली डाटा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द पावर ऑफ एनकैप्सुलेशन। इसमें एक्सेस मॉडिफायर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। लाइक यहाँ लिखा है रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। दिस प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल इंटरफेरेंस एंड मिसयूज ऑफ द इंटरनल स्टेट। लाइक जैसे आपने किसी क्लास के अंदर किसी मेथड या फिर किसी फील्ड को प्राइवेट क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे प्राइवेट का मतलब डाटा उस क्लास से बाहर यूज ही नहीं होगा, मीन्स शो ही नहीं होगा। That way we can apply encapsulation। Like एनालॉजी की तरफ से बात करें तो मेडिकल कैप्सूल होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे लाइक स्मॉल केमिकल्स भरे रहते हैं। हम उसको खोल के नहीं देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, हम डायरेक्ट उसके ऊपर का पूरा एक ही साथ यूज करते हैं, कैप्सूल को एक साथ खा जाते हैं। लाइक दैट वे वी कैन यूज एनकैप्सुलेशन इन रियल लाइफ, दैट इज। अब हम इसके कोर बेनिफिट्स देखते हैं। इसके बेसिकली 3 से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम यहाँ मेनली 3 पढ़ेंगे। लाइक कंट्रोल एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। पहले कंट्रोल एक्सेस में देखते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग वेरिएबल्स डायरेक्टली एज ए पब्लिक फील्ड और डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। लाइक यहाँ कह रहा है कि हम फील्ड और मेथड को डायरेक्टली पब्लिकली अप्लाई नहीं करते, हम उसे एज ए प्राइवेट क्रिएट करते हैं, ताकि अगर हमें उसे एक्सपोज करना हो तो हम गेट सेट लगा के उसको एक्सपोज कर सकें। ओके, एक्सेसेस का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप किसी प्राइवेट को दिखाना नहीं चाहते तो उसको पब्लिक एक्सेसर्स यूज करके गेट सेट, उसको आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं, एक मीन्स कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, एक्सेस इज मेडिएट स्ट्रिक्टली थ्रू पब्लिक प्रॉपर्टीज। लाइक यहाँ दिखा आपको पब्लिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स allowing validation logic to be applied before state changes। ओके, लाइक मैंने आपको गेट पहले वैल्यू हमने गेट किया प्राइवेट से, फिर सेट में हम उस कंडीशन को लेंगे जो वैल्यू हमें चाहिए। अगर वो उसके कंडीशन को मैच नहीं करती है तो डाटा वहाँ पे फैच नहीं होगा, सेट नहीं होगा। ओके, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी। जब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास कैन बी चेंज कम्प्लीटली विदाउट ब्रेकिंग एनी एक्सटर्नल कोड दैट रिलाइज ऑन इट। लाइक अगर आप किसी क्लास के अंदर एनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसमें चेंजेस करते हैं उसी क्लास के अंदर, तो वो बाहर किसी अदर क्लास अदर कोड को ब्रेक या फिर चेंजेस नहीं करेगा। ओके, एज लॉन्ग एज पब्लिक इंटरफेस रिमेन आइडेंटिकल एंड इम्पैक्ट इज आइसोलेटेड। मीन्स अगर क्लास के अंदर एनकैप्सुलेशन इनबिल्ट है, बिल्ट किया है आपने, तो वो बाहर वाले की इस क्लास से यूजस नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, आप जैसा कोड रन करा रहे हैं वैसा ही रन होगा। दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। और मेंटेबिलिटी में आपको जो गेट सेट प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे उसके अंदर, तो वो स्टेट को मॉडिफाई नहीं करता है रैंडमली। वहाँ पे आप जो सेट यूज़ करते हैं, सेट वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को एक सेट कंडीशन प्रोवाइड करता है कि आपको डाटा तभी सेट होगा जब आप सर्टेन कंडीशन मैच करेंगे। ओके, दैट इज़ मेंटेनेबिलिटी।
नाउ इसका एक नॉर्मली कोड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लिया, छोटा सा ही लिया है। जैसे मैंने यहाँ एक क्लास क्रिएट की है वेयर हाउस प्रोडक्ट, इसके अंदर मैंने एक प्राइवेट स्टॉक क्वांटिटी क्रिएट किया है, प्राइवेट डबल प्राइस क्रिएट किया है, और एक दो पब्लिक प्रोडक्ट आईडी और नेम क्रिएट किया है। ठीक है, ये चारों जो हमारे ये तो हमारी वेरिएबल्स हैं और ये दो हमारे फील्ड हैं। ठीक है, गेट सेट के साथ। ये गेट इनिट का मतलब मैं आपको बताऊं तो गेट का मतलब डाटा हम गेट कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी वैल्यू असाइन होगी वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम होगी। मीन्स इनिट का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट आईडी इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त ही इनिशियलाइज होगी, इसकी वैल्यू इनिट यही काम करता है। ओके, यहाँ गेट सेट तो ही तो लाइक सॉरी ये कहाँ पहुँच गया मैं, हाँ यहाँ पे। ओके, नाउ इस वेयर हाउस प्रोडक्ट के अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया पब्लिक डबल प्राइस। देखिए यहाँ जो मैंने यहाँ पे प्राइस किया था वो प्राइवेट क्रिएट किया था। अब उस प्राइवेट को गेट और सेट करने के लिए, प्रॉपर्टी को एक्सेसिबल करने के लिए हम यहाँ पे पब्लिक डबल प्राइस को दोबारा एक्सेस करेंगे, वहाँ पे गेट सेट को इनिशियलाइज करेंगे। मीन्स गेट तो वैल्यू कर ली मैंने प्राइवेट, अब उसके अंदर एक सर्टेन कंडीशन लगाएंगे। हमारी जो वैल्यू होगी अगर वो वैल्यू लेस देन 0 हुई तो वहाँ पे एरर शो करेगा कि प्राइस इज नेगेटिव, दैट इज प्राइस फॉर नेम इज लो एंड नेगेटिव, यू कैन नॉट अप्लाई इट। अगर वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो प्राइस में हमारी डाटा स्टोर हो जाएगा और वो हम वहाँ पे गेट कर सकते हैं। मीन्स सेट में हमने ये कह दिया कि वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हम उसको गेट कर सकते हैं। दिस इज द गेट सेट एक्सेसर्स certainly used in encapsulation. ओके, फिर हमने एक और स्टॉक क्वांटिटी का गेट सेट क्रिएट किया। लाइक हमने यहाँ प्राइवेट इंट स्टॉक क्वांटिटी के जैसे प्राइवेट किया था, उसको भी एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ गेट सेट एक्सेस का यूज किया है। तो यहाँ देख सकते हैं गेट स्टॉक क्वांटिटी एक्सेस किया, और यहाँ भी सेम कंडीशन, अगर इसकी स्टॉक क्वांटिटी 0 से छोटी है तो एरर देगा और एक मैसेज प्रोवाइड करेगा, अगर 0 से बड़ी है तो वो स्टॉक क्वांटिटी में वैल्यू सेव हो जाएगी। ये हमने इस यहाँ पे प्राइवेट क्रिएट किया, उस प्राइवेट को हमने यहाँ पे गेट सेट से एक्सेस कर लिया। एक कंडीशन के द्वारा अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा हुई तो दोनों डाटा जाके वहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसी के अंदर हमने एक और मेथड क्रिएट किया पब्लिक डबल टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। मीन्स यहाँ पे हम उन दोनों वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं। लाइक देखो, जैसे यहाँ पे हमने सेट किया था, दोनों वैल्यू सेट हो गई थी, उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया, उस मेथड में हम दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गेट कर रहे हैं, डाटा वहाँ पे सेट हो गया था। अगर 0 से वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होकर, अगर जब मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है पब्लिक कंस्ट्रक्टर, जो उन वैल्यूज़ को, जो हमने पब्लिक वैल्यूज़ हैं उनको इनिशियलाइज किया है। ओके, लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रिंग आईडी, स्ट्रिंग नेम, इनिशियल प्राइस। आईडी आपका प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, और इनिशियल प्राइस जो हमारी प्राइस यहाँ पे सेट हुई है, अगर 0 से बड़ी है तो वही प्राइस हमारी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इनिशियल प्राइस में। और यहाँ स्टॉक क्वांटिटी मैंने मैनुअली 0 दे दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया एक क्लास के अंदर पूरा। मीन्स 2 वेरिएबल, 2 फील्ड, 2 मेथड्स, एक मेथड, एक कंस्ट्रक्टर और 2 गेट सेट प्रॉपर्टीज अप्लाई की हमने। उसके बाद हमने मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर वेयर हाउस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर हम यहाँ पे इनिट क्रिएट करते हैं तो प्रोडक्ट आईडी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त देनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे दिया, प्रोडक्ट आईडी दे दिया हमने, यहाँ पे मॉडल दे दिया और प्राइस दे दिया। मीन्स वेयर हाउस के अंदर हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 पैरामीटर पास किए थे हमने, यहाँ पे 3 पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, लाइक हमने यहाँ वैल्यू दे दी। अब इन कंसोल राइट एंड ऑब्जेक्ट को प्रिंट डालेंगे। मीन्स ये डाटा है वो तुरंत हमारा प्रिंट हो जाएगा विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। स्टॉक क्वांटिटी प्रिंट होगा नहीं होगा, सिर्फ ये 3 वैल्यू प्रिंट होगी हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट सेट एक्सेसर्स यूज़ किया था कि वैल्यू गेट करने के बाद हम उसको सेट भी कर सकते हैं अगर 0 से बड़ी होगी। लाइक मैंने यहाँ पे प्राइस -20 दे दिया, -2000 दे दिया। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो हमें ये एरर प्रोवाइड करेगा। कैसा एरर देगा? दिस एरर प्राइस फॉर नेम इज लो एंड नेगेटिव। ओके, और एज फॉर स्टॉक क्वांटिटी, यहाँ हमने पहले पॉजिटिव वैल्यू दी, यहाँ कोई एरर नहीं देगा। उसके बाद हमने स्टॉक क्वांटिटी नेगेटिव दे दी, यहाँ पे एरर शो कर देगा।
फिर हमने टोटल इन टोटल देखो यहाँ हमने प्राइस और स्टॉक क्वांटिटी वैल्यू देने के बाद हमने इस मेथड को कॉल किया, जो हमने यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री वैल्यू क्रिएट किया था ना, इसको कॉल किया। तो अगर हमारी दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इन दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। अगर दोनों वैल्यू ये दोनों में से कोई एक वैल्यू निगेटिव हुई तो वहाँ पे एरर होगा और आंसर नहीं आएगा। मीन्स टोटल वैल्यू इस इसके जगह हमारा आउटपुट आएगा ही नहीं, कुछ एरर आ जाएगा। ओके, दिस इज द एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन किया, प्राइवेट क्रिएट किया, गेट सेट एग्जिस्ट लगा के वैल्यू को इनिशियलाइज किया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर जो पब्लिक फील्ड्स हैं उनको पैरामीटर पास करके इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वैल्यू चेक कर ली। दिस इज द पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। नाउ मूव एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये एक सिमिलर एनकैप्सुलेशन जैसा होता है, एनकैप्सुलेशन जैसा ही होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा हाइडिंग के पर्पज में ज़्यादा एडवांस होता है। लाइक यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको ये कम्प्लीटली हाइड कर देता है। मीन बिहाइंड द लॉजिक, आपने पीछे क्या काम हुआ है, क्या फंक्शनैलिटी वर्क हुई है, उस पूरी फंक्शनैलिटी को ये कम्प्लीटली हाइड कर देता है। Abstraction is the process of hiding the complex background detail and implementation mechanism, showing only the essential feature। जैसे आपने कोई एक मेथड क्रिएट किया, बिहाइंड द कैलकुलेशन जो हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ आउटपुट शो हो रहा है, तो आउटपुट हमारा एसेंशियल फीचर्स में आ गया, और जो बिहाइंड द लॉजिक जो कैलकुलेशन हो रही है वो हमारा बैकग्राउंड कैलकुलेशन इम्प्लीमेंटेशन हो गया। दैट इज द पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली फोकस क्या करता है? व्हाट नॉट हाउ। एब्स्ट्रैक्शन शो करता है कि व्हाट क्या हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं देता है, ये सिर्फ ध्यान देता है क्या हो रहा है। ओके, व्हाट नॉट हाउ। एनालॉजी देख सकते हैं हम कार के अंदर, जब हम एक्सीलेटर पे प्रेस करते हैं तो वो इंक्रीज होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, लेकिन बिहाइंड द लॉजिक हमें फिजिक्स पता नहीं है कि कंबशन क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्शन क्या हो रहा है, उसके पीछे पेडल काम कैसे कर रहा है, इंजन कैसे वर्क कर रहा है। दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। ओके, नाउ इसके की मैकेनिज्म देखते हैं। तो हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ हाफ हाइडिंग, हाफ एब्स्ट्रैक्शन। फुल एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंस तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब मैं बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करता है, इंटरफेस कीवर्ड यूज करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फील्ड, प्रॉपर्टीज, कंक्रीट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये चार चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर विदाउट बॉडी मेथड क्रिएट होगा, सिर्फ विदाउट बॉडी मेथड, ना फील्ड क्रिएट होगा, ना ही वेरिएबल क्रिएट होगा, ना ही कंक्रीट मेथड क्रिएट होगा। यहाँ पे सिर्फ मेथड विदाउट बॉडी क्रिएट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरफेस। ओके, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को थोड़ा पढ़ें तो क्लासेस मार्क विद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, पहला पॉइंट बताया था मैंने, कैन नॉट बी मींस ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, इसको आपको इनहेरिट ही करना पड़ेगा। सेम एज इंटरफेस तो इनहेरिट होगा ही होगा। दे सर्व एज ए बेस टेम्पलेट के द्वारा बेस टेम्पलेट सर्व होते हैं। दे कैन कंटेन मोस्ट मिक्सचर ऑफ कंक्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोथ। ओके, और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं तो आपको उसको क्या कहते हैं, इनहेरिट करके ओवरराइट करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करते हैं तो एज इंटरफेस में कम्प्लीटली मेथड सिग्नेचर विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ओनली मेथड विदाउट बॉडी, सिग्नेचर मेथड हम वहाँ पे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसका हम एक कोड एग्जांपल देखते हैं, लाइक कैसे क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट की, सेव नाम की। मीन्स ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास सेव है, इसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा नहीं। मीन्स इसके अंदर कंक्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट हो सकते हैं, और फील्ड, वेरिएबल्स कुछ भी क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल कैलकुलेट एरिया क्रिएट किया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया और एक कंक्रीट मेथड क्रिएट किया। तो ये कंक्रीट मेथड तो कॉल होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करने के लिए पहले आपको इस सेव क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, फिर इस कैलकुलेट एरिया को ओवरराइड करना पड़ेगा। ओके, बिहाइंड द लॉजिक हमें नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे हमने एक क्लास क्रिएट की सर्कल, सेव को उसके अंदर इनहेरिट कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मस्ट इनहेरिट करना होता है। ओके, इनहेरिट किया, उसके अंदर हमने एक प्राइवेट डबल रेडियस क्रिएट कर दिया, फील्ड क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने जो ये इसके अंदर एक और मेथड क्रिएट किया, मेथड नहीं, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट किया? जो ये फील्ड है इसको इनिशियलाइज करने के लिए, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर्कल का,
तो हम ये इसको एज ए पैरामीटर वहाँ पास करेंगे। ओके, फिर हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया था शेप क्लास के अंदर, उसको इनहेरिट करके यहाँ पे ओवरराइड कर दिया। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मस्ट ओवरराइड करना जरूरी है। यहाँ कैलकुलेट एरिया, अब इस सर्कल के लिए कैलकुलेट एरिया अलग होगा। अगर हम एक और सर्कल की जगह ट्रायंगल लेते तो ट्रायंगल में भी इसको ओवरराइड करते, उसका भी एरिया अलग फॉर्मूला होता। तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग क्लासेस के अंदर इसको इनहेरिट करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक फिर हमने एक मैन मेथड क्रिएट किया क्लास की, उसके अंदर हमने इस सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। लाइक देखिए हमने यहाँ प्राइवेट की जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो उसके पैरामीटर पास करते हैं, वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, फिर सर्कल डॉट डिस्प्ले, सर्कल के अंदर जो डिस्प्ले क्या कहते हैं मेथड था उसको कॉल किया, क्योंकि हमने शेप को इनहेरिट किया है तो उसके जो कंक्रीट मेथड है वो सर्कल कॉल कर सकता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है तो वो दूसरी क्लास उस पहली क्लास के सारे मेथड्स को कॉल कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे सर्कल डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, दिस इज शेप, ये पहले कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कैलकुलेट एरिया कॉल कर दिया। मीन्स जो वैल्यू हमने यहाँ 5 प्रोवाइड किए हैं वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वैल्यू ओवरराइड होगा, जो इनिशियलाइज हुआ है रेडियस में जाएगा, फिर रेडियस यहाँ पे कैलकुलेट होकर हमारा कैलकुलेट एरिया आ जाएगा। दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन। ओके, बिहाइंड द लॉजिक हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ मेथड कॉल किया, कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे जो भी हो रहा है हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमें सिर्फ आउटपुट मिल गया। अब सॉरी मैंने इंटरफेस का एग्जांपल नहीं दिया गलती से, कोई नहीं, तो आगे देख लेंगे कभी बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली आपका कोई एक क्लास है, उसको दूसरी क्लास ने इनहेरिट कर लिया, उसके सारे जो मेथड प्रॉपर्टीज फील्ड्स हैं उनको इनहेरिट कर लिया, उसको यूज कर सकता है। ओके, यहाँ पे इज ए रिलेशनशिप क्रिएट होता है। मीन्स अ मैनेजर इज ए एम्प्लॉय, अ डॉग इज एन एनिमल, अ कैट इज एन एनिमल, लाइक दैट। ओके, यहाँ पढ़ सकते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस enables a new class to take on properties and behavior of existing class। यहाँ कह रहा है हमने एक नई क्लास क्रिएट करी, उसको इनहेरिट कर लिया दूसरी क्लास में, तो वो दूसरी क्लास उसके सारे फील्ड मेथड प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा, मीन्स यूज कर सकता है। दैट इज द पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे कोड रियूजेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, होता है यूज ज़्यादा, और कुछ नहीं। लाइक यहाँ पे हम एक एनालॉजी एग्जांपल देखें तो जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिक को ट्रेड्स को इनहेरिट करते हैं। ओके, लाइक हेयर, आइज, हाइट, वेट, लाइक दैट। ओके, तो इसके हम कोर फीचर्स देखते हैं इनहेरिटेंस में क्या होगा है। इनहेरिटेंस में दो चीज़ें हमेशा मस्ट होती हैं, एक बेस क्लास एज ए पेरेंट एंड डिराइव्ड क्लास एज ए चाइल्ड क्लास। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल क्लास हु हैज फीचर्स आर बीइंग इनहेरिटेड बाय द डिराइव्ड क्लास, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कोई क्लास इनहेरिट ना हो तो वहाँ पे आप उस क्लास को सील्ड कर सकते हैं। सील्ड कीवर्ड होता है, उसको आप क्लास के पहले लगाएं तो वो क्लास सील्ड हो जाएगी, उसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ सील्ड। अब डिराइव्ड क्लास में जैसे डिराइव्ड क्लास ने बेस क्लास को इनहेरिट किया तो जो उसके पब्लिक और जो प्रोटेक्टेड जो भी मेंबर्स होंगे उस पब्लिक क्लास में वो सारे मतलब मीन्स क्या कहते हैं इनहेरिट हो जाएंगे उस ड्राइव क्लास में ऑटोमेटिकली। ओके, फिर यू कैन कॉल इट। यहाँ पे बेस कीवर्ड हुआ है, मीन्स अगर आपको ड्राइव क्लास में अगर इनहेरिट ना करना हो तो आप बेस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। लाइक बेस कीवर्ड एक बेसिकली शो करता है कि आपको जो करंट क्लास है उसके सारी प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट पैरामीटर्स को आप इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा है CSR uses a base keyword within the derived class to explicitly access members of parent class, particularly useful for invoking parents constructor or calling overridden base methods। ओके, नाउ हम इस क्या कहते हैं इनहेरिटेंस के एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक कैसे यूज हुआ एग्जांपल। तो इनहेरिटेंस के इनहेरिटेंस नाम लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पब्लिक क्लास क्रिएट की है, पब्लिक क्लास पर्सन, उसके अंदर मैंने नेम आईडी पास की, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, मीन्स जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस पर्सन का तो हमें उस वक्त इसे नेम और आईडी को इनिशियलाइज करना होगा। ओके, फिर उसके अंदर एक कंक्रीट मेथड क्रिएट कर दिया डिस्प्ले इन्फो। मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, क्लास के अंदर दो फील्ड क्रिएट की, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और एक मेथड क्रिएट किया।
अब इस पर्सन क्लास को मैंने डॉक्टर क्लास ने इस पर्सन को इनहेरिट कर लिया। मीन्स नेम, आईडी, डिस्प्ले इन्फो, ये तीनों चीज़ें इस डॉक्टर ने इनहेरिट कर लिया। मीन्स इस डॉक्टर का भी नेम होगा, आईडी होगा, इन्फो डिस्प्ले करने का मेथड होगा। ठीक है, तो इस डॉक्टर के पास एक एक्स्ट्रा फील्ड है, स्पेशलाइजेशन। तो इसने क्या किया, बेस कीवर्ड का यूज करके इन दोनों फील्ड को एक्सेस कर लिया। ठीक है, नेम आईडी, अपना नेम आईडी दे दिया। जब इस डॉक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे हम ये 3 फील्ड डालेंगे उसके पैरामीटर में, फिर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डाटा पास हो जाएगा। फिर हमारे एक और क्लास क्रिएट की सर्जन, उसने उस डॉक्टर को इनहेरिट कर लिया। इस डॉक्टर ने पर्सन को इनहेरिट किया था, तो इस सर्जन ने डॉक्टर को इनहेरिट कर दिया। मीन्स जो ये नेम आईडी था और डिस्प्ले इन्फो था, उसके साथ इस स्पेशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें सर्जन के पास भी आ गई। मीन्स फिर सर्जन ने इन तीनों एक्सेस कर लिया। फिर सर्जन के पास एक और एक्स्ट्रा फील्ड है, सर्जरी बोनस, इसने और ऐड कर दिया। तो जब इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसने भी बेस लगा के इस डॉक्टर वाले को इनहेरिट करके, मीन्स उसकी आईडी नेम सर्जरी को एक्सेस कर लिया। फिर ऑब्जेक्ट हमने किस सर्जन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मीन्स अगर हम सर्जन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम डॉक्टर और पर्सन दोनों के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, अगर कोई क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिट होती है तो दूसरी क्लास पहले क्लास के मेथड को कॉल कर सकती है। मैंने यहाँ सर्जन का क्रिएट किया, यहाँ जो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, पैरामीटर पास किए थे, उनकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फिर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उससे डिस्प्ले इन्फो मेथड कॉल कर दिया। जैसे डिस्प्ले इन्फो मेथड कॉल होगा तो जो हमारा डिस्प्ले इन्फो नेम और आईडी है वो हमारा शो हो जाएगा। ओके, दिस इज द इनहेरिटेंस। नाउ मूव टू लास्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट ने मल्टीपल फॉर्म्स ले लिए, तो वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। मीन्स अगर आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिस फॉर्म्स। It allow a method to do different things based on the object it is acting upon. Means एक method है वो डिफाइन हुआ, एक दूसरा मेथड है वो भी डिफाइन हुआ, लेकिन पहले मेथड में 2 पैरामीटर, दूसरे मेथड में 3 पैरामीटर है। तो मेथड का नाम सेम है पर पैरामीटर डिफरेंट है। एक मेथड में दूसरा फॉर्म लिया बट उसके अंदर एक पैरामीटर ज़्यादा है, दैट इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अब इसका एक दूसरा यूनिफाइड इन्वोकेशन देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इट अलाउ अस टू ट्रीट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिराइव्ड क्लासेस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन बेस क्लास। यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट 1 नाम से, ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर आप ऑब्जेक्ट 1 को पास कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आप जो ऑब्जेक्ट 2 है वो ऑब्जेक्ट 1 को एज ए डिराइव्ड यूज कर रहा है। कॉमन बेस क्लास ऑब्जेक्ट 1 हो गया और जो ऑब्जेक्ट 2 है उसको यूज कर रहा है, उसके सारे जो भी कॉलिंग है उसको कॉल कर सकता है वो ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, एनालॉजी देख लो आप एक बार, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप है, और सबके अंदर आपको प्ले मीडिया मिल जाएगा कमांड। जैसे प्ले स्टोर हर ऐप में होता है, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग थोड़ा फीचर्स होता है, फॉर्म अलग होता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम इसका पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक को आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और डायनेमिक को आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम में आपका ओवरलोडिंग होता है और रन टाइम में आपका ओवरराइडिंग होता है। मींस कंपाइल टाइम एक ही क्लास के अंदर होता है और ओवरराइडिंग अलग अलग क्लासेस के अंदर होता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम देखते हैं पहले। कंपाइल टाइम को हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। मींस आप क्लास के अंदर ही बाइंड कर दे रहे हैं, अलग अलग मेथड क्रिएट कर दे रहे हैं एक ही नाम का, तो वहाँ पे अर्ली बाइंडिंग हो जा रही है। और लेट बाइंडिंग मीन्स अगर आप एक क्लास कर रहे हैं उसको डायरेक्ट क्लास में इनहेरिट करके फिर बाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे लेट बाइंडिंग हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ओवरलोडिंग क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। आप एक क्लास क्रिएट करना, उसके अंदर एक मेथड क्रिएट करना, कुछ भी ना हो, मेथड 1 और मेथड 2, बट मेथड 1 2 पैरामीटर, मेथड 2 के अंदर 3 पैरामीटर। ठीक है, तो मेथड का नाम तो सेम है बस पैरामीटर डिफरेंट है। दिस इज द मेथड ओवरलोडिंग। अब एज फॉर रन टाइम से आपने मेथड ओवरलोडिंग एक तरीका होता है वर्चुअल एंड ओवरराइड। दिस टाइप से हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है, मेथड ओवरराइडिंग डन होती है। ओके,
इसको CLR रन टाइम के वक्त डिटरमाइन करता है कि अगर ये वर्चुअल है तो ये मस्ट ओवरराइड होंगे। लेकिन वर्चुअल को हम, अगर हम किसी क्लास मेथड को वर्चुअल क्रिएट करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि उसको हम ओवरराइड करें। आपके ऊपर, अगर आप ओवरराइड करना चाहते हैं तो ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मस्ट ओवरराइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका हम एक कोड एग्जांपल देखते हैं। ये पहला आपका मेथड ओवरलोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ एक कैलकुलेटर नाम की क्लास क्रिएट करी। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो मेथड क्रिएट किए ऐड नाम के, दोनों सेम ही है, मेथड नेम सेम है, लेकिन इस ऐड के अंदर 2 पैरामीटर है और इस ऐड के अंदर 3 पैरामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग। एक क्लास है, 2 मेथड है, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। एक फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दोनों मेथड को कॉल कर दिया। नाउ ओवरराइडिंग, जैसे यहाँ पे मैंने एक एनिमल क्लास क्रिएट करी। एनिमल क्लास के अंदर मैंने एक, अगर आप वर्चुअल देते हैं तो इस वर्चुअल को आप ओवरराइड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने वर्चुअल स्पीक मेथड क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे एक कॉल हो रहा है। फिर मैंने इस एनिमल को डॉग के अंदर इनहेरिट कर लिया, तो ये इस वर्चुअल को ओवरराइड करके इस डॉग का अलग वो क्या कहते हैं साउंड होगा, और इस एनिमल का एक बेसिक साउंड हो गया अलग। ठीक है, that way we can use virtual override keyword to define the runtime polymorphism। फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पहले एनिमल का क्रिएट किया। ठीक है, एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और स्पीक कॉल करूँगा तो ये हमारा जो पहला है वो हमारा कॉल होगा। लेकिन अगर मैं डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और डॉग के ऑब्जेक्ट के अंदर एज ए रेफरेंस एनिमल पास करूँगा, फिर डॉग का स्पीक कॉल करूँगा, तो इस डॉग को कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा जो ओवरराइड हो चुका है। ओके, अगर हम एक बेस क्लास का मेथड क्रिएट करते हैं जहाँ पे वर्चुअल वाला मेथड डिफाइन है तो वो उसको कॉल करेगा। अगर एज ए रेफरेंस हम बेस क्लास पास करते हैं और ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का क्रिएट करते हैं तो उसको मेथड कॉल करने पे वो ड्राइव क्लास के मेथड को कॉल करेगा। दिस इज द पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि 2 टाइप के होते हैं, रन टाइम और कंपाइल टाइम, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, पता चल गया। अब यहाँ देखते हैं डिफरेंस, मीन्स जो चारों पिलर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। एनकैप्सुलेशन का कोर कॉन्सेप्ट है डाटा को हाइड करना, हाइडिंग इंटरनल डाटा एंड रिक्वायरिंग एन एक्सेस विया कंट्रोल मेथड। डाटा को हाइड किया, अब जो एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं हम एक्सेस के द्वारा कर रहे हैं, गेट सेट मेथड लगा कर रहे हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल बिहाइंड द सिंपल इंटरफेस। यूआई शो करा रहे हैं हम लोग, लेकिन बिहाइंड द लॉजिक जो वर्क काम कर रहा है वो हमें नहीं पता। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास एंड इनहेरिटिंग इट इनटू द डिराइव्ड क्लास। मीन्स डिराइव्ड क्लास सारे प्रॉपर्टी, मेथड, फील्ड, वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेगा, रीयूज कर लेगा, दैट इज इनहेरिटेंस। एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अलाउइंग एन एंटिटी और मेथड ऑब्जेक्ट टू टेक अ मल्टीपल फॉर्म, लाइक इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अब देखते हैं कीवर्ड और मैकेनिज्म क्या होते हैं। एनकैप्सुलेशन बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करता है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज यूज करता है। एब्स्ट्रैक्शन हमारा एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस यूज करता है। इनहेरिटेंस हमारा बेस, सील्ड, कॉलन यूज करता है। सील्ड मीन्स अगर इनको क्लास इनहेरिट नहीं होगी, बेस डाटा को, पैरामीटर को क्रिएट करने के लिए बेस क्लास के। पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल ओवरराइड, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग तो हो ही गया। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड एनालॉजीज क्या होती है। एनकैप्सुलेशन का पिल का एग्जांपल ले लीजिए, जो एक सिलेंडर शेप की पिल आती है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे रहते हैं, हम सिर्फ उसके बाहर को एक ही बार में खा जाते हैं, उसके अंदर खोल कर देखते हैं उसके अंदर क्या है। इट इज एनकैप्सुलेशन। और एब्स्ट्रैक्शन में कार का एग्जांपल ले लीजिए, कार का इंजन स्टार्ट करते हैं, बिहाइंड द लॉजिक क्या वर्क हो रहा है, कंबसन कैसे काम कर रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है कि कार रन कर रही है। ओके, और इनहेरिटेंस का ले लीजिए आप, जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स के जीन्स को इनहेरिट करता है, उनके बाल, आईज, कलर्स, हेयर, हाइट, दैट इज एन इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म देख लीजिए, जैसे एक पर्सन है, वो कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, घर आके एज ए सन काम कर रहा है, अपनी वाइफ के लिए एज ए हस्बैंड काम कर रहा है, अपनी सिस्टर के लिए एज ए ब्रदर काम कर रहा है। एक ही पर्सन है लेकिन उसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं। एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ मैं। तो इस तरह से हमारा उप्स का क्या कहते हैं कंपैरिजन पूरा हो गया।
अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो, कोई भी एक छोटी सी भी क्वायरी हो, अगर आप कहीं भी आप फंस रहे हो, तो ज़रूर कमेंट करिए। एग्जाम्पल में चारों प्लेयर्स को देख लेंगे कैसे क्या होता है, कैसे यूजर्स होते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये इन सबको हटा देता हूँ, अपना दोबारा खुद का यूज़ करेंगे। ओके, तो इस नेम स्पेस को नेम स्पेस को ऐसे रहने दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पिलर को फिनिश कर देंगे। ओके, लाइक मैंने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करी। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम एक प्राइवेट बैलेंस क्रिएट करेंगे, बी ए, इसको ऐसे दे दो, प्राइवेट बैलेंस क्रिएट कर दिया। अभी सब प्राइवेट बैलेंस को क्या कहते हैं, हम देखो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर दिया, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर लिया। प्राइवेट डबल बैलेंस यूज़ किया, मीन्स यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनकैप्सुलेशन यूज़ कर रहे हैं। तो अब इस जो प्राइवेट फील्ड हमने क्रिएट किए हैं उसको पब्लिक के द्वारा एक्सेस कर लेंगे गेट सेट लगा के। ओके, बैलेंस यहाँ पे गेट सेट लगाएंगे, गेट वैल्यू करेंगे, यहाँ पे रिटर्न बैलेंस। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू के गेट हो गई। अब जब यहाँ पे सेट करना होगा, सेट हम क्या करेंगे, हम सेट को नॉर्मली सेट कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड लगा के सेट करते हैं। प्रोटेक्टेड मीन्स इसको हम सेट तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ड्राइव क्लासेस में भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन। ओके, यहाँ प्रोटेक्टेड सेट, यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमारी वैल्यू भी सेट हो गई। एक चीज़ भूल गया मैं, तो यहाँ पे वैल्यू सेट होने के बाद हम यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास क्रिएट किया था, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बिना तो एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक एब्स्ट्रैक्शन मेथड भी क्रिएट कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ओके, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिपॉजिट। अब इस डिपॉजिट के अंदर हम DOU ये पास कर देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा विथ बॉडी नहीं होगा, इसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसको ओवरराइड करेंगे डिराइव्ड क्लास के अंदर। हमारा देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया, इनकैप्सुलेशन किया हमने, प्राइवेट फील्ड क्रिएट की, उसको गेट सेट से डिफाइन कर दिया, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया हमने, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बाद एक वर्चुअल मेथड क्रिएट कर देते हैं हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म शो कराने के लिए। वर्चुअल वॉइड, यहाँ पे हम डिस्प्ले अकाउंट इन्फो कर देते हैं, ये अकाउंट इन्फो। ओके, अब इस मेथड के अंदर एक कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं, यहाँ पे ये की बैंक बैंक अकाउंट इन्फो। ओके, ये हमारा वर्चुअल मेथड हो गया। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया, यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया। प्राइवेट डबल बैलेंस क्रिएट किया, यहाँ से एनकैप्सुलेशन कंप्लीट हो गया। एक वर्चुअल वर्ड क्रिएट कर दिया, यहाँ से इसको इनहेरिट करके ओवरराइड करेंगे, वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या काम है, पहला काम खत्म हो गया, एक बेस क्लास क्रिएट हो गई। अब एक ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं। ड्राइव क्लास को हम यहाँ पे इनहेरिट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करेंगे, वर्चुअल को भी ओवरराइड करेंगे, तो वहाँ से हमारा पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पब्लिक क्लास यहाँ पे सेविंग अकाउंट कर लो, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, बैंक अकाउंट को इनहेरिट करने के यहाँ पे भी हम लोग एक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक से बैलेंस तो कुछ काम होगा नहीं। IR इंटरेस्ट रेट करा लो, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्यों फालतू में ऑब्जेक्ट के साइन इनिशियलाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए हम पब्लिक ओवरराइड वॉइड डिपॉजिट, हमने जो यहाँ पे क्या कहते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेथड क्रिएट किया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड,
उसके यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें मस्ट इनिशियलाइज करना होता है ड्राइव क्लास में ओवरराइड यूज़ करके। ठीक है, तो इसके अंदर भी डबल अमाउंट पास कर दिया। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो बैटरी कोई नहीं जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे BALANCE बैलेंस इक्वल टू अमाउंट प्लस अमाउंट मल्टीप्लाई IR। ओके, ये हमारा यहाँ पे बैलेंस ओवरराइड करके हमने यहाँ पे बैलेंस गेट कर लिया। बैलेंस गेट करने के बाद यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में इसको हमने शो करा लिया। शो कराने के लिए डायरेक्ट हम अमाउंट शो करा सकते हैं और बैलेंस, तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिटेड UNT अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट एंड न्यू BALANCE न्यू बैलेंस BLA बैलेंस। ओके, यहाँ से हमारा जो ओवरराइड था डिपॉजिट उसको हमने ओवरराइड करके शो करा दिया। नाउ हमारा जो क्या कहते हैं ये ओवरराइड हो गया। इसके बाद जो हमारा ये वर्चुअल वर्ड है उसको ओवरराइड करेंगे। तो पब्लिक ओवरराइड वॉइड डिस्प्ले अकाउंट इन्फो। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं डायरेक्टली शो करा देता हूँ IR। ठीक है, हमें उतना ज़रूरी नहीं है, तो IR शो करा दे रहा हूँ, बट टाइम नहीं है हमारे पास। फिर IR शो होने के बाद हमारा जो अब मेन क्लास के लिए क्लास प्रोग्राम, इसके अंदर मेन मेथड क्रिएट करेंगे। स्टैटिक वॉइड मेन string स्ट्रिंग args works। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट कैसा क्रिएट करेंगे। पहले हम लोग जो सेविंग अकाउंट है जो हमारा ये कहते हैं ड्राइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे माई अकाउंट इक्वल टू न्यू सेविंग अकाउंट। ओके, यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद माई अकाउंट डॉट, यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट कॉल करेंगे पहले। ठीक है, डिपॉजिट के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 10,000 पास कर दिया। उसके बाद माई अकाउंट डॉट डिस्प्ले अकाउंट इन्फो कॉल कर दिया। डिस्प्ले अकाउंट इन्फो कॉल करने के बाद एक वो दे दो, कंसोल डाटा हमारा लोड रहे, कंसोल डॉट राइट। ठीक है, हमने यहाँ पे जो डिस्प्ले है यहाँ थोड़ा अच्छे से देते हैं एक बार, तो वही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं सेविंग अकाउंट BALANCE बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे दे दो BALANCE बैलेंस। ओके, एंड IR इक्वल टू IR। ओके, यहाँ से थोड़ा देखने में सही लग रहा है। नहीं, IR का थोड़ा और इंटरेस्ट होने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, जिससे हमारा परसेंट निकल आएगा। ओके, परसेंट निकल आएगा। नाउ दैट्स फाइन। लाइक यहाँ पे मैं एक चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ लग रहा है, अब सही है। ओके, ऑल डन। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर प्राइवेट फील्ड क्रिएट किया। प्राइवेट फील्ड क्रिएट करने के बाद गेट सेट एक्सेस लगा दिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर दिया, वर्चुअल वर्ड क्रिएट कर दिया। मीन्स यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन डन हो गया।
फिर बैक अकाउंट को इनहेरिट कर लिया, यहाँ से इनहेरिटेंस भी डन हो गया हमारा। यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट की, फिर इस डिपॉजिट को ओवरराइड कर दी, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मस्ट ओवरराइड करना चाहिए। और जो वर्चुअल वर्ड है उसको भी ओवरराइड कर दिया। आपके ऊपर आप ओवरराइड करें ना करें। फिर हमने ऑब्जेक्ट कैसा क्रिएट किया, जो ड्राइव क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर ऑब्जेक्ट के और ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने बेस क्लास के मेथड्स को कॉल किया। मीन वैसे वो ऐड करके वो ओवरराइड तो हो चुके हैं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। डिपॉजिट और डिस्प्ले अकाउंट इन्फो को कॉल करा दिया। अब देखते हैं इसको कॉल करके आउटपुट क्या आता है हमारा। ठीक है, रन कराया, अब देखते कोई एरर ना, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आया है, करेक्ट आया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं डिपॉजिट 1000 एंड न्यू बैलेंस इज 10,500। ठीक है, एंड सेविंग अकाउंट बैलेंस 10,500 एंड इंटरेस्ट रेट 500। ओके, दिस इज द पिलर ऑफ ओप्स के कोडिंग एग्जाम्पल। आपके सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपने पूरे पिलर ऑफ ओप्स का एग्जाम्पल क्लियर कर लिया। ठीक है, थैंक यू। तो जाते जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें, लाइक कमेंट। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो डाउट होने के बाद आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस डाउट को जल्द से जल्द सही करूँगा। थैंक यू।